हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये है कि perchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे हमने रिसेंटली एक मैगजीन लॉन्च की थी जिसमें एसएससी के पीवाईक्यूज लगभग 10,000 प्लस पीवाईक्यूज को कवर किया है। तो आप उस बुकलेट को परचेस कर सकते हैं, मैगजीन को ले सकते हैं perchamclasses.in से। इसके अलावा मैंने आपके लोगों के लिए हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की थी। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को कवर किया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और मीडिएवल हिस्ट्री चल रही है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है। तो आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं परचम क्लासेस हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करेंगे आज का डे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो सितंबर 1 से लेकर सितंबर 7 तक, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि यहाँ पे 1973 में पहली इसको अमेरिका में शुरू किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सितंबर में डिसाइड किया 1982 में कि हर साल फर्स्ट जो वीक होता है सितंबर का, उसमें हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करेंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो लोकल लोग हैं और जो ग्लोबल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको बताना कि न्यूट्रिशंस की इंपॉर्टेंस क्या है और हर एक मीडियम से, डिफरेंट मीडियम से हम किस तरीके से न्यूट्रिशंस को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय न्यूट्रिशन। ये यहाँ पर थीम है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे जो हमें न्यूज़ में देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट वीमेन चार्ज डी अफेयर्स इन पाक। अब यहाँ पर इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? गीतिका श्रीवास्तव। और ये इंडिया की पहली वीमेन बन गई है जिन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोई पोर्टफोलियो संभाला है। ठीक है, किसी एक पोस्ट पे ये पहुंची हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है गीतिका श्रीवास्तव को एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडो पैसिफिक इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री to head the post of charge the affairs in the Indian High Commissioner in Islamabad। ठीक है, तो ये कहाँ पर अपॉइंट हुई हैं? इंडिया हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद है वहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। क्लियर? ये पहली वीमेन डिप्लोमेट बन गई हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है इंडिया के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में। ये रिप्लेस करेंगे सुरेश कुमार को। सुरेश कुमार करेंटली अभी इंडिया के चार्ज दी अफेयर्स हैं इस्लामाबाद में और ये वापस नई दिल्ली आ रहे हैं और उनकी जगह कौन लेंगे? गीतिका श्रीवास्तव लेंगे। इसके अलावा अब हमारे देश का कोई व्यक्ति पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कमिश्नर में जा रहा है तो पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज के भी तो रिप्रेजेंटेटिव भारत में होते ही होंगे ना। बिल्कुल, अलग अलग कंट्रीज की जो एम्बेसी है वो भारत में भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि भारत की एम्बेसी आपको अलग अलग कंट्रीज में भी देखने को मिलती है और वहीं पे आप एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, साद वरिच। ये करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की डेस्क पे बैठते हैं पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। अब इन्हें नया चार्ज मिला है और ये नई दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली में साद वार्षिक जो है वो यहाँ पे चार्ज दी अफेयर संभालने वाले हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब से वो उरी का केस हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा उरी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, और उसके अलावा फिर आपका जब 370 हमने हटाया जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके बाद से जब 370 हटाया गया तो पाकिस्तान और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे थोड़े से गड़बड़ हुए थे। तो इसलिए दोनों कंट्रीज के पास एक दूसरे के डिप्लोमेट्स नहीं थे, हाई कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट किए गए थे सिंस अगस्त 2019। और इसके बाद अब यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से सही तरीके से आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023 के खिताब के बारे में। ये MBBS की स्टूडेंट है, उनका नाम है प्रियन सेन। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। सो न्यूज़ है, राजस्थान की है ये प्रियन सेन, क्राउन मिस अर्थ इंडिया 2023। बेसिकली मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 जो कॉन्टेस्ट हुआ था नई दिल्ली में, उसी में इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। ये टाई कमांडो प्लेयर भी हैं, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, एक डांसर भी हैं। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है जो लास्ट ईयर की विनर थी वंशिका परमार को। ठीक है, और अब ये जो मिस अर्थ 2023 पेजेंट वियतनाम में दिसंबर में होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इसी सेम इवेंट में आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। वहीं पेमा चौधन भूटिया और तेजस्वी श्रीवास्तव, ये दोनों को रनर अप अनाउंस किया गया है। क्लियर इतनी चीजें? मिस इंडिया 2023 पेजेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में
आयोजित होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम मिस, यहाँ पे मिस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस वर्ल्ड को होस्ट कौन करेगा इस साल? तो भारत करेगा, इंडिया करेगा, 71st एडिशन है। और यहाँ पे जो होस्ट सिटी होगी वो कश्मीर होगी। तो कश्मीर टू होस्ट मिस वर्ल्ड 2023 इन दिसंबर। रिसेंटली जूलिया एरिक जो कि सीईओ हैं मिस वर्ल्ड की, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अनाउंस किया कि जो मिस वर्ल्ड 2023 होगा उसको होस्ट कश्मीर में किया जाएगा, इंडिया की सिटी में। ठीक है, और ये 71st नंबर का एडिशन होने वाला है। तो हमारे पास कि फॉर्मर सीजेआई कौन थे हमारे? एनवी रमन्ना, अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल। बेसिकली होता क्या है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, कमर्शियल कई सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं कंपनीज के बीच में। तो ये जो कमर्शियल कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया है, एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है SIMC, मतलब सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर तैयार किया गया है। तो समझ में आया, ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर है बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर में, जो बेसिकली एक मीडिएटर की तरह काम करती है। तो अलग अलग कमर्शियल ब्रांच है, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज और उनके बीच में कोई ट्रेडिंग के लेके डिस्प्यूट्स है, क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, तो उनको सॉल्व करने के लिए सभी लोग इनका सलाह मशवरा ले सकते हैं और इनसे बोल सकते हैं कि हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करो। इस तरीके से एक कंपनी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम क्या है? सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। और इसी के मेंबर अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर सीजेआई एनवी रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना को अपॉइंट किया गया और अपॉइंटमेंट जो है वो SIMC के चेयरमैन जॉर्ज लिम ने की है। जॉर्ज लिम जो है वो SIMC के चेयरमैन है। अपॉइंटमेंट होने से पहले यहाँ पे हमारी कंट्री के जो चार बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े प्लेयर हैं, टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और आदित्य बिरला, इन सभी लोगों ने यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पे साइन किया था और उसके बाद जस्टिस रमन्ना की अपॉइंटमेंट की गई है और उन्हें इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर या पैनल में एक नया मेंबर बनाया गया है। क्लियर? अगले जो पर्सन है उनका नाम है परमीत सूद। ये है परमीत सूद और इन्हें ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, ऑटोमोबाइल कार के फील्ड में, बिजनेस में कोई एक एडवांस काम करता है, अपनी फील्ड में, रिस्पेक्टिव फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है और ऐसा कंट्रीब्यूट करता है जो वर्ल्ड को भी चेंज करने की कैपेसिटी रखता हो, तो ऐसे लोगों को इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा ये अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड दिया है परमीत सिंह सूद को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है क्लाइमेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के। इन्हें एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स पार्ट के लिए ये अवार्ड दिया है और ये अवार्ड इन्हें किसने प्रेजेंट किया है? रकुल प्रीत ने किया है। रकुल प्रीत सिंह आप सभी को पता है एक एक्ट्रेस है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ पे। सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में। उड़ीसा के सीएम हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लैंड राइट सर्टिफिकेट टू स्लम डेवलपर्स। जो आपके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं उनको उनके घर का जो सर्टिफिकेट होता है, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। लगभग 65,000 पुअर फैमिलीज को, जो कि स्लम एरिया में रहती हैं, 5 सिटीज में, भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संभलपुर और राउरकेला, इन सिटीज में जो पुअर फैमिलीज थी उनको यहाँ पे लैंड राइट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाय द उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट का एम है कि हर एक व्यक्ति के पास जो है अपना घर हो और वो स्लम फ्री बेसिकली उड़ीसा स्टेट को बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और अनाउंसमेंट ये भी किया है कि हम बहुत जल्दी घरों को बनाने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, जो पैसे वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउस को, वो भी हम देंगे। सो उड़ीसा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू गिव द लैंड राइट टू द स्लम डेवलपर्स। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य पहला इस तरीके का राज्य बन गया जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यहाँ पे लैंड सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब बहुत जल्दी मतलब अक्टूबर में इसका सेकंड फेज भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पे और भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा काम बेसिकली एक मिशन के अंदर किया जा रहा है जिसका नाम है जगह मिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 2018 में शुरुआत की गई थी, जिसका मतलब था कि जो अर्बन स्लम एरियाज है जहां पे पुअर फैमिलीज रहती हैं उनको लैंड राइट दिया जाए। तो टिल डेट लगभग 2,40,000 2,40,000 ऐसी फैमिली हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन दिए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एम क्या है? स्लम फ्री उड़ीसा बनाना। अब उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा कुछ बीजू मॉडल कॉलोनीज भी बनाई गई हैं। तो अभी तक 1010 सेटलमेंट जो है सेटलमेंट कॉलोनी बनाई गई है जिनको बीजू कॉलोनी या बीजू मॉडल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उड़ीसा से ही एक और न्यूज़ आती है अबाउट द एयरपोर्ट। यहाँ पर एक और नए एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है उत्कला एयरपोर्ट। ठीक है,
जो कि यहाँ से अब फ्लाइट उड़ना शुरू होगी भुवनेश्वर के लिए। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स उत्कला एयरपोर्ट एंड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन द उत्कला एंड भुवनेश्वर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन संभाल रहा है? जनरल विजय कुमार सिंह संभाल रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कला एयरपोर्ट जो है उसको इनॉग्रेट किया है और एक नई फ्लाइट रूट को भी यहाँ पे कनेक्ट किया है, इनॉग्रेट किया है, जो कि उत्कला से भुवनेश्वर को कनेक्ट करेगी। और ये जो रूट है जिसमें लगभग काफ़ी लंबा समय लगता है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, उत्कला एयरपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एयरपोर्ट है और उसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 31 करोड़ रुपए की लागत के साथ कंस्ट्रक्ट किया है, जिसकी जो एयर स्ट्रिप या रनवे है वो 917 मीटर का है। बेसिकली अब यहाँ पे नंबर ऑफ एयरपोर्ट उड़ीसा में इंक्रीज होके कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। और इससे क्या होगा, जो उड़ान स्कीम है और रीजनल जो कनेक्टिविटी है उसको भी बूस्टअप यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। इंक्रीज इन कनेक्टिविटी थ्रू उत्कल भुवनेश्वर फ्लाइट रूट, इससे ये फायदा होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे कालाहांडी जो रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए। उड़ीसा स्टेट का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा ग्रुप भी उड़ीसा में कुछ करने जा रहा है। क्या कर रहा है? तो टाटा स्टील एंड ACME ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को वो रन करेंगे कहां पर? उड़ीसा में, जिसकी कॉस्ट होगी 27,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ACME ग्रुप जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। एंड टाटा स्टील, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन करने के लिए उड़ीसा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में हम एक प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसकी टोटल कॉस्ट 27,000 करोड़ रुपीस की होगी। और ये अभी तक की भारत की सबसे बड़ी इस तरीके की फैसिलिटी होगी जिसमें ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। द प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन होगा उसकी कैपेसिटी लगभग 1.3 मिलियन टन पर एनम की होगी। ठीक है, और जो इसका ग्रीन अमोनिया को जनरेट करने के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन का बनाया जाएगा तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज से ही तैयार किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल इंडिया AI 2023। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एडिशन, इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर। तो भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, होस्ट करने वाला है। और इस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ऑर्गेनाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैत्री की है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पे कई सारे जो आपके की प्लेयर्स होते हैं AI की फील्ड के, वो सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर मेन जो अट्रैक्शन है वो AI का रिसर्च करना, स्टार्टअप को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स इंडिया में AI की फील्ड में लाना, ये सब यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन किया जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं महेंद्रगिरी के बारे में। तो सभी लोगों को प्रोजेक्ट 17A पता होगा। प्रोजेक्ट 17A, कुछ समय पहले द्रौपदी मुर्मू जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है, उन्होंने विंध्यगिरी को भी लॉन्च किया था 17 अगस्त में, जिसको डिजाइन किसने किया था? GRSC ने किया था प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, जो कि 6 नंबर की वॉरशिप थी प्रोजेक्ट 17A की। पहली बात कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट 17A, इसमें A का मतलब है अल्फा फ्रिगेट। ठीक है, इसे लॉन्च किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में और इसके अंतर्गत 7 वॉरशिप तैयार की जाती हैं। 6वें नंबर की जो वॉरशिप है विंध्यगिरी, उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A की जो पहली नंबर की फ्रिगेट थी, पहली जो वॉरशिप थी, उसका नाम था नीलगिरी, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। सेकंड नंबर की थी उदयगिरी, जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में। अब जो 7वें नंबर की फुल एंड फाइनल 7वें नंबर की जो वॉरशिप है उसको रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है, वो है महेंद्रगिरी। सो महेंद्रगिरी इंडिया की न्यू वॉरशिप है जिसको लॉन्च किया जाएगा मुंबई में ऑन September 1। बेसिकली जो प्रोजेक्ट 17A है उसके अंदर जो 7 आपको वॉरशिप तैयार करनी थी, इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो GRSC और MDL मतलब मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को दिए गए थे, शिप बिल्डर लिमिटेड को दिए गए थे। तो यहाँ पे जो महेंद्रगिरी है उसको तैयार या डेवलप या लॉन्चिंग कहाँ की जा रही है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में की जा रही है 1 सितंबर को। क्लियर? ये 7th नंबर की फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A की, जो कि नेवल फोर्सेस को और भी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन आर्मी ने साइन की है एक डील। किसके साथ ये डील साइन की है? तो न्यू स्पेस के साथ। न्यू स्पेस के साथ, बेंगलुरु बेस्ड फर्म न्यू स्पेस के साथ बेसिकली इंडियन आर्मी ने एक डील साइन की है जिसके अंतर्गत वो 130
टेथर्ड ड्रोन एंड 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर को परचेज करने वाला है। ये जो 130 केबल ड्रोन या टेथर्ड ड्रोन है, इनको LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो माउंटेन एरिया है उनमें डिप्लॉय किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आई। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 130 टेथर्ड ड्रोन एंड 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। ये जो पूरी डील साइन हुई है हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए, किसके साथ डील साइन हुई है? बेंगलुरु बेस्ड फर्म न्यू स्पेस के साथ हुई और अप्रॉक्सीमेटली जो डील की कॉस्ट है वो 250 करोड़ रुपीस की है। अब यहाँ पे जो ड्रोन है वो इस तरीके का नहीं है, ये केबल ड्रोन है। कौन सा ड्रोन है? केबल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम है टेथर्ड ड्रोन या फिर केबल ड्रोन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्ट भी होता है, एक बेस स्टेशन होता है इसमें, और कनेक्ट होता है किसके जरिए? एक केबल के जरिए। तो केबल के जरिए आप कनेक्ट करते हो तो आपके कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं आता, चाहे मौसम कितना भी खराब हो तो आपका केबल के जरिए अगर है तो कोई भी एरर इसमें आएगी नहीं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और बहुत इजी तरीके से आप डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, टेलीमेट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी मतलब ह्यूमन एरर या फिर बहुत लेस टेक्निकल एरर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एक सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगा और इसमें GPS नेविगेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको सामने दिखाई देगा ना कि ड्रोन उड़ रहा है, क्योंकि आपने केबल के साथ इसको कनेक्ट किया है। और इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी, पायलट्स को ईजी इसको ऑपरेट करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे कंपाला डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। आई थिंक मैंने इसको पहले भी डिस्कशन किया है, वापस एक बार बता रही हूँ कि रिसेंटली यहाँ पे कंपाला डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे साइन किया गया है और ये सिग्निफिकेंस जो स्टेप है वो 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने लिया है और उन लोगों ने ये कंपाला एग्रीमेंट डिक्लेरेशन जो है माइग्रेशन पे है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे है, इस पे साइन किए हैं। किस किस पे है? कंपाला डिक्लेरेशन का रिलेशन है माइग्रेशन से, एनवायरनमेंट से एंड द क्लाइमेट चेंज से। इनका ये कहना है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है और एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से हम माइग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से हम कम्युनिकेट करके क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए और यूजफुल स्टेप्स लेने चाहिए, इसलिए कंपाला डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज को साइन किया गया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको 2 स्टेट ने मिलकर होस्ट किया था, विच इज केन्या एंड युगांडा। ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसने लिया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मतलब IOM और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है इसका फॉर्मेशन 1951 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, और इसको ओरिजिनली 15 अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं उसको उनके द्वारा साइन किया गया था कंपाला युगांडा में, इसलिए इसका नाम कंपाला डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट है इंडिया और केन्या के बीच में बायलैटरल डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है 29 अगस्त को न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? ऑब्वियस सी बात है, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और केन्या के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं डिफेंस एडन बारे दुआले, उनके द्वारा पार्टिसिपेट दिखाया गया था। तो दोनों के बीच में कई सारे MOU साइन किए गए हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है? गोवा शिपयार्ड एंड केन्या शिपयार्ड साइन MOU फॉर शिप डिज़ाइन एंड द बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड मिलके एक MOU साइन करते हैं, जहाँ पे इन दोनों ने फैसला लिया कि साथ में मिलके हम नई शिप्स को डिज़ाइन करेंगे, जिससे हम दोनों के बीच में जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो कॉर्पोरेशन है वो और इंक्रीज़ होगा। समझौता साइन किया गया है। ठीक है, और साइनिंग एग्रीमेंट में आपको पता चल चुका है कि राजनाथ सिंह जी शामिल थे और एडन बारे शामिल थे। और साइनिंग कहाँ की गई है? न्यू दिल्ली में की गई है। जब साइन किया जा रहा था 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति और प्रेजेंट थे। 2 इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन थे? एक थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने। इन दोनों लोगों ने भी बायलैटरल मीटिंग को अटेंड किया। अब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या थी? तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर पहले तो शिप बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया, डिफेंस कॉर्पोरेशन को, रीजनल सिक्योरिटी को हमें कैसे बढ़ाना है वो डिस्कशन किया, और नए इक्विपमेंट्स को हमें कैसे डेवलप करना है। अब यहाँ पे कुछ गिफ्ट एक्सचेंज भी देखे गए हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा 15 पेयर ऑफ ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड पैराशूट जो है वो दिए गए हैं केन्या के फोर्सेस को। इसके अलावा इंडिया ने ऑफर किया है असिस्टेंट इन सेटिंग ऑफ एडवांस सिटी स्कैन फैसिलिटी इन केन्या। तो भारत जो है वो केन्या में या फिर कह सकते हैं एडवांस सिटी स्कैन फैसिलिटी को भी डेवलप करने में केन्या की मदद करने वाला है। और डिस्कशन ये भी हुआ है कि आने वाले समय में हमें किन किन एरियाज में फील्ड में काम करने की ज़रूरत है।
तो सबसे पहली बात, जो इंडिया ओशियन रीजन है उसमें हमें अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में इंसर्जी ट्रेनिंग जो होती हैं कि वॉर के समय पे कैसे आपको काम करना है, डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह वो करने की ज़रूरत है। और यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेज है उन पे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो ये एक मिनीरत्न जनरल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। 1957 में इसका फॉर्मेशन होता है। गोवा में इसका हेडक्वार्टर होता है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। डन है। लास्ट न्यूज आज की हम देखेंगे। एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक और एमओयू साइन हुआ है बाय द मिनिस्ट्री एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके बीच में? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू 24-25, मतलब 2 साल का यहाँ पे एक एग्रीमेंट है। क्या है एग्रीमेंट? बेसिकली ये जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये क्या करती है, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, जो मैनुअल तरीके से हमारे जो गटर वगैरह होती हैं, होल्स होते हैं, उनको क्लीन अप करने का काम करते हैं, जो वेस्ट को पिक करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सफाई से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोन प्रोवाइड करने का काम बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही है, इन लोगों को फाइनेंशियल असेसमेंट की जरूरत है, लोन की जरूरत है, इन लोगों के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम चलाने, तो ऑब्वियस सी बात है पैसों की जरूरत भी होगी। तो यहाँ पे इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये एमओयू साइन किया है। ये एमओयू बेसिकली फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इफेक्टिव फंड अलोकेशन फॉर द टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिसका मकसद ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना, इनके बच्चों के एजुकेशन का ध्यान रखना, स्किल डेवलपमेंट का काम करना और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड करना मकसद होता है। ये जो बॉडी है ये 24 जनवरी 1997 में बनी थी। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन बॉडी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही ऑपरेट किया जाता है। जिसको बेसिकली हमने कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत डिजाइन किया है एंड रजिस्टर किया है और ये 1997 से जो है वो फंक्शनिंग कर रही है, एक्शन में है। क्लियर हो गई थी चीजें। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो पहली न्यूज है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने जो गवर्नमेंट की ब्रेकफास्ट स्कीम चल रही थी उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम है बेसिकली क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, उनको ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसको फर्दर एक्सपांड कर दिया गया है और जिसमें कॉस्ट है 404 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। उसने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत की है। ये हमारा जो एक्सिस बैंक के कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर, उनको एक डिफरेंट स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है कि जो भी आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें कोई भी चार्जेस मंथली फी आपको नहीं ली जाएगी। इसलिए इसका नाम है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट स्कीम। ये किसने लॉन्च की है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है वीमेंस एशिया हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जिसमें इंडिया ने डिफीट किया है थाईलैंड को और क्वालिफाई कर गया है। ये न्यूज़ हमारे लिए है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी ने ऑर्डर दिया है किसको? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपको एटलीस्ट 10,000 ट्रीज लगाने विद इन अ मंथ इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में BRO को 1 महीने के अंदर 10,000 ट्रीज लगाने हैं। ये ऑर्डर एनजीटी के द्वारा दिया गया है। अंत में बात करेंगे कुछ MCQs के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जर्मनी के प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्रेकफास्ट स्कीम है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल कार की शुरुआत कहाँ की है? तो न्यू दिल्ली में की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जयंत महापात्रा। इनका निधन हो गया है। किस फील्ड से थे? तो पोएट थे, कवि थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली 19,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किस कंपनी के साथ? टू परचेज 5 फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी। तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL। ऑप्शन ए। मिस अर्थ इंडिया टाइटल किसने जीता है? तो राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली 6 सेंसेस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम लॉन्च हुई है। इसे किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वॉरशिप महेंद्रगिरी, इसे किसके द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा MDS या MDL मजगांव डॉक
शिप बिल्डर लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड संस्कृत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 31 अगस्त को इस साल हमने वर्ल्ड संस्कृत डे को सेलिब्रेट किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट स्कीम किसने लॉन्च की है? तो ये सेविंग अकाउंट शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे बताइएगा सही मैच करके कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। और ये ऑप्शंस है, जो सही आंसर है कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।